जो अभी तक अपन ने कवर करा एमपी इकोनॉमी में, तो जितने भी आपके लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन थे या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो अपन ने करना सीख ही लिए हैं यहाँ तक, तो उसमें आप ओके रहोगे। अब जो आ रहा है आपको, अब थोड़ा सा बात आती है फैक्चुअल वाले पार्ट की भी, तो और थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके देखना है। प्रीवियस क्लासेस जो थी उसमें फैक्चुअल पार्ट तो था ही था, कॉन्सेप्चुअल दोनों थे, बट यहाँ पर आ जाते हैं अपन और अब थोड़े से भर भर के फैक्ट और देखते हैं, ताकि फिर अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है तो ओके। थैंक यू इशरत। ये फ्लिकर दिक्कत है, फ्लिकर के कारण इरिटेशन होती है, राइट? देखते देखते एकदम से फ्लिकरिंग होती है तो, बट ये समझ नहीं आ रहा है हो क्यों रही है। कनेक्शन सही है यहाँ से, ठीक है। देखो, तो मुद्दे की बात यह है कि अब अपन थोड़ा सा फैक्ट और पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे धीरे से, ठीक। सर्विस सेक्टर में भी अपन यही करेंगे कि जो आपकी जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ सर्विस सेक्टर भी हैं वो भी अपन देख ही चुके हैं। उस मतलब जेनरिक पॉइंट है, उसी को आपको रिसाइकल करके ही लिखना है, ठीक है। अलग से ऐसा कुछ खास कुछ होगा जहां अपन जब सेक्टर स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, रेल ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, इस टाइप से जो पढ़ेंगे उसमें स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जेनरिक पॉइंट जो है वो आपको लिखने ही है, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट कर दिया था ये वाले टॉपिक्स थोड़ा सा और डिटेल में जाने के लिए, तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि यहाँ अपन ने देखा था एमपी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ओके। फिर देखा था एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसको आप लोग याद रखना, ठीक। उसके बाद अपन ने यही एमपी औद्योगिक विकास केंद्र निगम है, या एमपी औद्योगिक विकास निगम जो है, केंद्रीय विकास निगम जो है, ये पहले बना और उसको अपन ने रीनेम कर दिया एमपी आईडीसी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। मक्खी आ गई है यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक। और एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ट्राइफेक, जो अपन ने देखी थी, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसमें ये दो कमेटी आप बहुत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जैसे सीएम है, सीएम एक एपेक्स कमेटी को चेयर करेंगे फॉर नोएगा प्रोजेक्ट, एंड जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी को हेड करेंगे। ये दो कमेटी इंपॉर्टेंट है अभी, और याद करो ये अपन ने प्रीवियस स्लाइड्स में भी इनको देखा था जब मैंने आपको नट शेल में एमपी इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। फिर एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी थी 2017 की, वो अपन ने देखी थी, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बारे में देखा था, एक्सपोर्ट बिजनेस एमपी के देखे थे अपन ने, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स देखी थी, अलग अलग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट देखे थे क्या क्या हो रहा है, ठीक। रेलवे लिंक मॉडल, यहां तक अपन आ गए थे। आई थिंक एसईजेड इन एमपी में भी अपन ने ये देख लिया था कि यस देयर आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन एमपी, और पर्टिकुलरली जैसे कि इंदौर है एक बहुत इंपॉर्टेंट आईटी टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और पीतमपुर है मल्टी मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है एमपी की, ठीक। उसके अलावा मंडीदीप वाले एरियाज भी थे। जीआई इंडिकेटर्स देख लिया था अपन ने, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस देखा था, एग्रो बिजनेस इनिशिएटिव देखे थे। अब देखना है अपने को आईटी पार्क्स, यहां तक अपन देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं आईटी पार्क्स को लेके बात करते हैं। तो एमपी में क्रिस्टल आईटी पार्क्स खुले हैं, 5 लाख करीब 5.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में अपन ने आईटी पार्क खोला है, उसको बोला है क्रिस्टल आईटी पार्क। एक्चुअली आईटी पार्क होते क्या है, आप में से किसी को पता है क्या, ये आईटी पार्क क्या होते हैं? कोई बता सकता है? प्रेम, इशरत, और मोनिका, मोनिका भी है आज। आप लोग को पता है आईटी पार्क क्या होते हैं? आईटी पार्क जो बोलते हैं इनको, क्या होता है? जो ये एक बहुत बड़े जैसे 5.5 लाख स्क्वायर फीट का करीब ये एरिया है, ये एक डेडिकेटेड एरिया है जहां पर आपने क्या करा, आईटी सेक्टर के लिए मल्टीज बनाई, कि आईटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए आपने ऑफिसेस बनाए और वहां आके वो अपना ऑफिसेस डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी खासियत ये रहती है कि ये ना इसके अंदर पूरा वो रहता है, ग्रीनरी टाइप से रहेगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, रोड रहेगी प्रॉपर, ठीक है। आईटी कंपनी के लिए स्पेस दी जाती है। हाँ,
तो इसकी नहीं, देखो क्या है, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जैसे आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी तो जैसे मेन रोड जा रही है, समझ लो अपने आगरा बॉम्बे मेन रोड जा रही है इंदौर से, ठीक है, तो आपने वहां पे एक आईटी कंपनी खोल ली, भाई बोल दिया कि ये लो आईटी कंपनी, यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग तान दी मैंने, सड़क को कहीं भी, जैसे एमपी नगर है भोपाल का, एमपी नगर में ही मैंने कहीं एक किराए से जगह ली और एक मल्टी रान दी और वहां पे आईटी कंपनी खोल ली, ये भी हो सकता है। तो ये आईटी पार्क ही क्यों, यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ना अपन एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं लोगों को। एनवायरनमेंट कैसा कि भाई वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग बाग, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, कि एक तो बहुत सारे ऑफिस है लाइन से, ठीक है, और दूसरा उन ऑफिस के सामने बहुत सारी ग्रीनरी है, कि भाई अगर आप काम करते करते थक गए हो, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप खिड़की से बाहर जाओ, आपको एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप शहर के बीच में हो। एक पूरा देखो 5.5 लाख डेडिकेटेड स्क्वायर फीट का आपने एरिया दिया है, तो इस एरिया में आप ये देखना बिल्डिंग बहुत कम एरिया में रहेगी, कि बिल्डिंग्स तो आपने कम रखी हैं कंपैरेटिवली, खुला स्पेस बहुत ज्यादा है, ओपन स्पेस बहुत ज्यादा है, जहां पर आपने बढ़िया बढ़िया ग्रीनरी सजाई है, वहीं पर आपने कुछ कैफेटेरिया टाइप के बना दिए, इस टाइप से डेवलप करा कि आपको ना लोड ना आए। ग्रीनरी देखने से आपका स्ट्रेस कम होता है। अगर आप जैसे बहुत थक गए और आप फिर देखना आपको हरियाली वगैरह दिख के, तो यू विल फील फ्रेश। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है कि चलो ठीक है भाई, इतना ये लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर कंप्यूटर पे, आप थक जाओगे, थोड़ा थके उठ के बाहर देख लो, बाहर टहलाओ, इस टाइप से। तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस रहता है, ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है लोगों की। ओके गुड। तो तुमको समझ में आ रहा होगा प्रेम, आईटी पार्क कहाँ, इंदौर में हो क्या? इंदौर में जो ये पीथम क्रिस्टल आईटी पार्क है, यहाँ पर ही हो क्या? यस। ठीक है, बट देखो ग्रीनरी से, यस ग्रीनरी, जो ग्रीन कलर रहता है आंखों के लिए सूदनिंग रहता है, ग्रीन कलर सबसे ज्यादा सूदनिंग रहता है। आप लोग देखना जो सबसे ज्यादा सन ग्लासेस भी रहते हैं ना, जो पोलराइज सन ग्लासेस, सबसे ज्यादा पोलराइज सन ग्लासेस भी ग्रीन कलर के ही आते हैं, बिकॉज इट इज सूदनिंग टू योर आईज। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप लगा देते हो क्रिस्टल आईटी पार्क्स में भी। ठीक, अब आप ये देखो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपन ने बनाए हैं भोपाल में, देखो 200 एकड़ में वी आर बिल्डिंग। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में, जहां पर आपका टीसीएस आया है। आईटी पार्क्स ग्वालियर और जबलपुर में भी डेवलप हो रहा है। तो दीज आर दी आईटी पार्क्स वेयर वी आर इनवाइटिंग आईटी कंपनीज टू कम एंड सेटल हियर। इसके अलावा आप ये देखो, अपन इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की अगर अपन बात करें एमपी की, कि एमपी की इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी अभी तक की क्या रही है। और देखना आप, ये जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है इंडिया एमपी की, आईपीपी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, ये क्या होता है, जैसे अपन ने एक बेसलाइन बना ली 2004 की पॉलिसी है, अब इस 2004 की पॉलिसी में अमेंडमेंट आ गया 2010 में, 2014 में, फिर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें ऐड होती रहती हैं, ठीक है। तो एज एंड व्हेन अगर कभी जीके, करंट जीके में अगर आपको मिलेगा कुछ जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, कुछ काम के लगे, तो इसमें अपडेट कर लेना, अदरवाइज एक ब्रॉडर गाइडलाइन अपन देख लें कि व्हाट वाज दी, देख लेते हैं कि व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी ऑफ एमपी। 2004 में इसकी शुरुआत होती है, और ऑब्जेक्टिव और इसके जो न्यूएंसेस हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, सब वही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही वाली चीज दोबारा से यहाँ आ रही है। ठीक, अपन पहले नटशेल में देख चुके हैं, अब अपन वन बाय वन देखते हैं इनको। So the first industrial promotion policy of MP was announced in 2004, whereas the first industrial policy was announced in 1972. तो पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई एमपी की, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भी अपन ने एक पॉलिसी बनाई, कि अपन एक प्लान के तहत अपने एमपी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस पॉलिसी के, यू कैन इजिली डिड्यूस बाय योर लॉजिक्स these types of thing। तो देखो, to accelerate the growth of industrialization, to create new employment opportunities, okay, world level infrastructure to be developed to attract foreign investment, employment to be created in agriculture sector because MP is an agrarian economy, and private sector participation for industrial sector। अभी तक, और ये देखो इन अ नटशेल, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अवर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, अभी तक भी ये वाली जो ऑब्जेक्टिव है वही कंटिन्यू हो रहे हैं, कि यस वी वांट अ वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट इन एमपी, वी वांट इन्वेस्टमेंट इन primary sector, secondary sector, as well as tertiary sector, and specifically we are promoting secondary sector, mega food park, that's why we are promoting mega food park, right। तो एक सिस्टमेटिकली अपन ने प्लान बनाया था किस तरीके से प्रमोट करना है। वी आर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। उसके अलावा वी आर इन्वाइटिंग, लाइक बिल्डिंग आईटी पार्क्स, वी आर इन्वाइटिंग
IT companies also. We are, we are developing tertiary sector also to come here. तो ओवरऑल अपन क्या कर रहे हैं, ओवरऑल वी वांट अ होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन एमपी, एंड फॉर दैट वी आर टेकिंग मैनी स्टेप्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो वो सारे स्टेप्स लेने के पीछे कारण क्या था, आवर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और उनके ये ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इट इज द इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2004. ठीक, अब आप ये देखो, in 2010 we have the industrial promotion policy, same objective to promote investment opportunity to expedite the industrial development. 2004 में क्योंकि जो अपन ने पॉलिसी अडॉप्ट करी थी उसका ग्राउंड लेवल पे अपने को कुछ खास दिखा नहीं, मजा आया नहीं लोगों को, गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट ने लगा चलो अपन इसको रिवाइज करते हैं. फिर तो 2010 में इसको रिवाइज करा और थोड़े से ऑब्जेक्टिव दिए कि टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक, अब 2014 इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि अभी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है ब्रॉडली वो 2014 की गाइडलाइन पे अपनी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी चल रही है. ठीक है, तो इसमें भी आप देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव. तो यहां पर ये देखो, रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहां पर भी ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भाई अपने को क्या करना है. गवर्नमेंट ने ये पाया कि अपन इतनी सारी पॉलिसीज बनाते हैं, अपन इतनी सारी बातें तो कर लेते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे क्या आता है, जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन, देयर इज नो रैशनलाइजेशन इन पॉलिसी मेकिंग. मतलब कुछ तो तुगलकी टाइप की प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करनी पड़ जाती हैं, लोगों की कॉस्ट बहुत आ जाती है ग्राउंड लेवल पे अगर कोई सेटअप करना है आपको कोई फैक्ट्री. तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला कि इस इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी जो क्या कहते हैं क्लियरेंस प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट को परमिशन देने की प्रोसेस है, लाइसेंसिंग प्रोसेस है, इस सबको सिंप्लीफाई किया जाए, रैशनलाइज किया जाए. ओके, सिंगल विंडो प्रोवाइड की जाए ताकि कोई परेशान ना हो, उनको लैंड भी इजीली प्रोवाइड किया जा सके इंडस्ट्रियलिस्ट को जो आते हैं. तो इन सब से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स बूस्ट होगा एमपी में, और यही अल्टीमेटली मोटिव भी यही है इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी का कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट हो. ठीक है, तो ये पॉइंट. उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखो, टू इंप्रूव इन्वेस्टर फैसिलिटेशन एंड एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इसका एक डायरेक्ट लिंक किया जाएगा. इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इन सब शब्दों में ऑब्जेक्टिव लिखो. यू कैन राइट इन योर टर्म्स इन योर ओन लैंग्वेज, बट एसेंस जो है वो आपको पता ही है कि ओवरऑल वी हैव टू बूस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन एमपी. ठीक है, टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ठीक, उसके अलावा टू अचीव हायर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. देखो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात भी यहां पर की अपन ने, हायर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. वही, क्योंकि ग्रोथ अपने को क्या चाहिए, सस्टेनेबल चाहिए, हैपेजार्ड ग्रोथ नहीं चाहिए अपन को. अपने को ग्रोथ ऐसी नहीं चाहिए जो अनसस्टेनेबल हो, राइट. तो इसीलिए फिर अपन आगे चल के धीरे धीरे जब अपने को लगा कि यार अगर अपन क्लाइमेट चेंज का ध्यान नहीं देंगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाएगी चीजों में, तो अपन देखो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने लगे, अपन ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करने लगे, बिकॉज ग्रीन ग्रोथ इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल. अगर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आगे चल के वी आर इनवाइटिंग ट्रबल. तो वी नीड अ हायर एज वेल एज सस्टेनेबल ग्रोथ. वी नीड टू क्रिएट एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इनेबलिंग इन्वायरमेंट मतलब कि ये वाला पॉइंट. ठीक है, उसके अलावा टू क्रिएट सपोर्टिव रेगुलेटरी, कॉमा लगा दो, सपोर्टिव. ठीक है, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एनवायरनमेंट टू सपोर्टिव, सॉरी, टू क्रिएट सपोर्टिव रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एनवायरनमेंट, नॉट कॉमा, to create supportive regulatory and policy environment and to facilitate private sector participation. Okay, so these are the broader objectives of our 2014 industrial promotion policy of Madhya Pradesh. Okay, as it is आपसे आया नहीं है कभी ये क्वेश्चन, हो सकता है आगे चल के 5 नंबर में पूछ लें तो आप अपने हिसाब से लिख लेना. ठीक, प्रोविजंस की अगर बात करो तो मेजर प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एवरी सेक्टर इज द प्राइम मोटो ऑफ पॉलिसी. ठीक है, तो वी हैड मेड अ कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि 2014 की पॉलिसी के आधार पर वी हैड मेड अ कैबिनेट कमेटी. तो गैस करो इसके हेड कौन होंगे. कैबिनेट कमेटी है मतलब चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी इट्स हेड अगर वो इसके मेंबर हैं तो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की ऑब्वियस सी बात है चीफ मिनिस्टर तो हेड होने वाले हैं, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली लॉजिकली ही इज गोइंग टू ओवरसी द इन्वेस्टमेंट. मेगा प्रोजेक्ट को तो वो देखते ही है परमिशन देना है कि नहीं, कमेटी जो आती है. ठीक है, तो यहां पर देखो, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सीएमएस चीफ चेयरमैन एंड मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, कमर्शियल टैक्सेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर एज अ मेंबर काम करने वाले हैं. तो इट इज अ वेरी हाई लेवल कमिटी. इट हैज अथॉरिटी टू डील विद ऑल इश्यू रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल प्रमोशन. होगा बिकॉज द हियर द सीएम इज इटसेल्फ द चीफ मिनिस्टर. तो ये तो भाई हर काम कर लेंगे इंडस्ट्रियल प्रमोशन से रिलेटेड. आगे भी इस पॉलिसी में अगर अमेंडमेंट करना है तो दिस कमिटी कैन advise amendment to this policy also. Now, Delhi-Mumbai investment corridor and investment corridors to boost the economic growth and create more employment opportunities. तो अपन ने जो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर पढ़े थे वो भी इस पॉलिसी के तहत बनाने चालू कर दिए गवर्नमेंट ने. ठीक है. सिंगल पॉइंट विंडो सिस्टम टू इंप्लीमेंट एमपी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट, ताकि जो क्लियरेंस वाली बात हो सकती है वो सब दिक्कत ना आए, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस अपने को मिल सके. ये वाला जो एक्ट अपन ने लागू करा था उसके लिए एमपी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट. उसके अलावा लैंड बैंक की जो बात की गई, लैंड बैंक क्रिएट की गई इस पॉलिसी के थ्रू जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करा जाता है जिससे लैंड. ठीक है. टू एनकरेज ग्रोथ इन एमपीज थ्रस्ट सेक्टर्स, नॉन पॉल्यूटिंग एसएमई शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट बाय द स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड. क्योंकि यार जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं तो उनको जबरदस्ती बार बार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के चक्कर ना लगाने पड़े. तो इस टाइप से प्रोविजन बनाने की भी ये प्रोविजन दिए अपन ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में. ठीक. एमपी ट्राइफेक जो था अभी अपन ने देखी है ऑर्गेनाइजेशन एमपी ट्राइफेक विल फंक्शन एज अ सिंगल विंडो फॉर ऑल एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप इनकी वेबसाइट पे जाओ एमपी ट्राइफेक की और अप्लाई कर दो लाइसेंस वगैरह के लिए. ठीक. तो इस टाइप से अपन ने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन एमपी. ठीक. तो अब यहां पर देख लेते इन एमपी देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है. तो कुछ मेन इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो आप यहां पर ये देखो एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट. तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां है? भोपाल में. ठीक. इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक टेक्निकल असिस्टेंट टू लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. और ओवरऑल आपको जो भी काम समझ में आ रहा है आप यहां लिख सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, बिकॉज ये हर तरीके का काम करता है, ये एपेक्स बॉडी टाइप से काम करती है. ठीक है. एमपीएसआईडीसी. एमपी स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, तो ये स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इट इज सेटअप इन 1969 इन भोपाल. ओके. इट इज टू हेल्प cooperative and joint ventures. MP Finance Corporation headquarter Indore, where what will it do? It will help in financial issues to industries of private and cooperative sectors. Okay. MP Small Industry Corporation, तो स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन भी क्या करेगी? ठीक है. स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट देयर मार्केटिंग और देयर सेलिंग इन द मार्केट. ओके. हेडक्वार्टर भोपाल. तो यहां पर आप कहने की बात यह है कि इन इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर याद रख लेना. फंक्शंस तो उसके अगेंस्ट में आप दिमाग लगा के लिख ही लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके नाम से समझ में आता फंक्शंस क्या है. जैसे एमपी खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, तो जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज है उसको उसके डेवलपमेंट में काम करेगी एमपी खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन. हेडक्वार्टर फिर भोपाल में, प्रमोशन ऑफ खादी इंडस्ट्रीज. ओके. एमपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है. एमपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इट्स ऑफिस इन भोपाल. ओके. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू हैंडलूम एंड पावरलूम इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्रीज, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है एमपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है. तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद नेशनल कॉटन कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस इंदौर. ठीक है. टू इंश्योर द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉटन मिल्स. अब तो क्या है, जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉटन मिल्स तो अब धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, बट एक टाइम पे था जब जरूरत थी इसकी, तो नेशनल कॉटन कॉर्पोरेशन. फिर ये एक इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन. आप समझो एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन है तो ये माइनिंग से रिलेटेड चीजों को देखेगी. हेडक्वार्टर फिर सेम भोपाल. तो आपको तो मैंने क्या बताया था, इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो याद रख लेना जिनका हेडक्वार्टर भोपाल नहीं है. जैसे कि एमपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर इंदौर है, उसके अलावा नेशनल कॉटन कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर इंदौर है. ठीक है. अदरवाइज तो भोपाल है, कैपिटल सिटी है, तो मेजर हेड ऑफिस आपको भोपाल में मिलेंगे. एमपी एग्रो, तो देखो एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या है? टू एक्सेलरेट द डिस्कवरी, एक्सकेवेशन एंड ट्रेड ऑफ मिनरल्स. ओके. एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस फिर भोपाल, एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एमपी एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन फिर हेड ऑफिस भोपाल है. ओके. टू असिस्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन देयर एक्सपोर्ट. देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखो ये जैसे कि इंपॉर्टेंट मतलब कि क्या है, आपसे ना
अगर किसी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप 2-4 शब्द लिख लोगे ना इनका नाम पढ़ के, हेडक्वार्टर सही बता दो, नाम से आप इसके काम फंक्शन को निकाल सकते हो लॉजिकली, ठीक है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नाम कुछ और है और फंक्शन कुछ और है। अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक कॉर्पोरेशन है या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेशन जो भी आपको बोलना है, इसका फंक्शन क्या है ये पूछ लिया आपसे जैसे एग्जाम में। अब आप बता सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस, आपसे क्या पूछा, इसका सिग्निफिकेंस पूछ लिया, क्या पूछ लिया, इसका सिग्निफिकेंस पूछ लिया कि भाई इसका सिग्निफिकेंस बताओ। ये क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का आप सिग्निफिकेंस बताओ, तो क्या इसका सिग्निफिकेंस आप इसके नाम से डिड्यूस कर सकते हो। भाई ये देखो, इसका नाम क्या, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद करेगी ये देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज एंड सेंटर फुलफिल देयर रॉ मटेरियल नीड्स। तो एक मेन फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक ये मेन फंक्शन है, इसके अलावा अदर फंक्शंस भी रहेंगे। मतलब क्या है, इसके ऑफिस आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, वहां पर कुछ भी आपको काम करना है, अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है, हर चीज XYZ जो अपन पढ़ चुके हैं, वो इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि नहीं। अगर 5 नंबर में आएगा तो लिख लोगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हेल्प करेगी डिस्ट्रिक्ट में। तो बस सारी अच्छी अच्छी बातें जो अपन ने पढ़ी है, जो याद आ जाए वो लिख देना। यस, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, इवन टेक्निकल हेल्प क्यों नहीं देंगे यार, वहां पर बैठे हुए हैं तो क्लियरेंस से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी करेंगे। समझ रहे हो आप लोग। तो डिस्ट्रिक्ट में मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम ये लोग देखेंगे, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस पूछ लिया आपसे, सिग्निफिकेंस नाउ यू कैन इजीली राइट। इसके लिए आपको परेशान हैरान, अब जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, अब हो सकता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हो सकता है आपसे पूछ ले सिग्निफिकेंस ऑफ MP माइनिंग कॉर्पोरेशन, तो इसके भी आप लिख लोगे। भाई ले दे के मुद्दे की बात वही है जो अपन पहले कर चुके हैं, है ना। इसके लिए अब ऐसे अलग से हैरान परेशान होने की जरूरत तो है नहीं कि अब मैं इसके अलग से फंक्शन पढ़ूं और एक एक चीज आपको निकाल के दूं कि लो भाई इसके 10 पॉइंट ये लिख लो आप, वो तो आप लॉजिकली डिड्यूस करके आप लिख ही लोगे, है ना। तो परेशान मत होना इस टाइप से, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। इनमें से अगर कोई इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपसे लिखने आ भी रहा है, भले ही आप अब इनको अलग से तैयार मत करो, जो आपका मटेरियल तैयार है उसी मटेरियल को आप यहाँ एडजस्ट करो, जो अपन बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे, ठीक। सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, गुड। कहने की बात है कि आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट नाउ। ये कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि अरे ये मत बोलने लगना, अरे सर आपने तो अलग से जैसे नेशनल कॉटन कॉर्पोरेशन हो गया या ये हो गया, आपने इसको तो अलग से पढ़ा ही नहीं। अरे भाई अलग से क्या पढ़ा है, इसमें जबरदस्ती अपन अपना आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट करें इन सब में पढ़ने में। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, जो पॉइंट आप बोलोगे सभी सही है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। MP टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, जैसे कि आपसे क्वेश्चन जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पूछा है, आपसे पूछ सकते हैं MP हैंडलूम कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ सकते हैं, MP खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। बिकॉज MP की कॉटेज इंडस्ट्री, हर आप याद रखना कॉटेज इंडस्ट्री अगर शब्द आ गया ना, कॉटेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी और कॉटेज, खादी को तो अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर भी रही है, खादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी। इवन ब्रिटिशर्स भी इस इंडस्ट्री को तबाह नहीं कर पाए। भाई गांधी जी ने भी जो चरखा बांटे थे आफ्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो भी क्या था, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी। ये इतना ज्यादा मैन पावर को कंज्यूम करती है इंडस्ट्री कि ये अगर सही से चलेंगी, इवन ब्रिटिशर्स भी इस इंडस्ट्री को नहीं तोड़ पाए। कोशिश करी उन्होंने बहुत तोड़ने की, बट इंडिया जो सरवाइव कर पाया वो कुछ हद तक इन इंडस्ट्रीज के कारण ही कर पाया। तो कहने का मतलब ये कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी, और जो अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी है, एमपी की जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, अपनी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके डेवलपमेंट के लिए तो कॉटेज इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉटेज कॉटेज और दूसरी टेक्सटाइल, ये हिस्टोरिकली दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर हैविंग अ मच 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 सिग्निफिकेंस इन अवर इंडियन इकोनॉमी, हिस्टोरिक फ्रॉम और हिस्टोरिकल टाइम्स। अरे आप याद करो ब्रिटिशर्स जो थे कैलिकोस एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, कैलिकोस मतलब प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, इतने शानदार होते थे कि दे एक्सपोर्ट दिस इवन फ्रॉम द विजयनगर टाइम्स एंड और अगर आप बैक जाओगे तो भी
इंडियंस को मेलुहा बोलते थे, मेलुहा। मेलुहा मतलब अ प्लेस ऑफ कॉटन, लिटरल मीनिंग ऑफ मेलुहा। तो कॉटन क्या, ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स एमपी एमपी ना इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, ग्रीस स्नाइडन बोलते थे। ओके, जो पर्शियंस थे वो इंडियंस को मेलुहा बोलते थे, बिकॉज हियर द लैंड ऑफ इंडस रिवर रिच इन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो आप याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेस्ट एज वेल एज एमपी इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट और कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना इन चीज को, ठीक है। तो कभी भी पढ़ो तो इन पे थोड़ा ध्यान दे लेना, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल एज ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी मैन पावर को ये कंज्यूम भी करते हैं, और अपना पुश भी यही है कि इनको किस तरीके से अपन आगे बढ़ाएं और इनको डेवलप करें। इवन अपने यहाँ की जैसे चंदेरी साड़ी है, बाग प्रिंट है, ये भी देखो वर्ल्ड फेमस बाग प्रिंट एंड चंदेरी साड़ी, ये भी क्या टेक्सटाइल सेक्टर के अपने दमदारी है यहाँ पर, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, इंडिया की जो मधुबनी पेंटिंग है, दे आर ऑल्सो वर्ल्ड फेमस। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थोड़ा सा सेक्टर, मतलब थोड़ा सा अपन रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को अब देखते हैं। रॉ मटेरियल जो है उसका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि मिनरल वेस्ट, एनिमल प्रोडक्ट वेस्ट, ठीक है, कॉटन बेस्ड, और इस टाइप से अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन को। ओके, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये भी एक इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए। एमपी इज अ मिनरल रिच स्टेट, ओके। It has adequate reserves of coal, gypsum, limestone, china clay, etc. And hence industries based on these minerals have been developed because we have raw materials, a very adequate raw material. We have a very adequate raw material of these reserves, mineral reserves in MP. ठीक है, जैसे कि इसके अलावा भी आप ज्योग्राफी में और फिर इसको डिटेल में पढ़ोगी, हर जैसे कि कॉपर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, अलग अलग प्रॉपर आप मेटल नॉन मेटल वाइज भी इसको पढ़ने वाले हो। यहाँ पर एक नट शेल में अपन देखेंगे कि व्हाट आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें ये देखो, पहली अपनी सीमेंट इंडस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज डेवलप्ड इंडस्ट्री इन एमपी। बहुत पहले से ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश है एमपी में, और काफी डेवलप्ड इंडस्ट्री है एमपी की सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक। तो सिग्निफिकेंस वाइज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री है अपनी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में अपन क्या करते हैं, लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल, एंड लाइमस्टोन जो अपना रीजन है सतना कटनी के आसपास का, वहां पर लाइमस्टोन मिल जाता है, ठीक है। चूना पत्थर बोलते हैं ना लाइमस्टोन को, चूना पत्थर। तो ये इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन व्हिच इज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज अबंडेंट इन द स्टेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि अमझीरा, मैहर, सतना वाला जो रीजन है मैहर सतना, ठीक है। बानमोर जो है मुरैना का रीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है मुरैना का बानमोर। उसके अलावा काईमूर रीजन एंड नीमच आर वेल नोन प्लेसेस फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। बानमोर फैक्ट्री, जैसे कि एक एक करके देखो, बानमोर फैक्ट्री द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1922 इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट अंडर द ओनरशिप ऑफ एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड। एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। पहली इंडस्ट्री ये थी, इट मैन्युफैक्चर्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मतलब कोई को पता है क्या, व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, किसी को पता है? इशरत, प्रेम, मोनिका? व्हाई इट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट? ठीक है, मैं बताता हूं, गैस करो। देखो, एक तो ये होता है कि हाँ कंटेंट के हिसाब से अपन लॉजिक लगा सकते हैं, और दूसरा, भाई जिसने सीमेंट की डिस्कवरी की थी ना वो उन भाई साहब का सरनेम था पोर्टलैंड, उनके नाम में आता था पोर्टलैंड, तो उनके नाम पे ही रख दी पोर्टलैंड सीमेंट।
लो भाई आपने डिस्कवरी करी है तो आपके नाम पे। तो जो सीमेंट अपन कंक्रीट जो आप यूज करते हो, नॉट कंक्रीट सीमेंट, जो एसीसी सीमेंट, आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट आपने देखी होगी, एसीसी भैया दीवार टूटती क्यों नहीं है। तो ये जो नॉर्मल सीमेंट है दैट वाज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं उसको, जो आप लोग डे टू डे यूज में यूज करते हो। ओके नहीं सम पोर्ट नहीं है, सरनेम ही है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश लोगों के साथ, उनके सरनेम ही ऐसे होते हैं भाई, पोर्टलैंड, ठीक है पोर्टलैंड, एक का सरनेम है ड्रिंक वाटर मतलब व्हाट टाइप ऑफ सरनेम्स आर दिस, ड्रिंक वाटर्स, कहाँ जा रहे हो ड्रिंक वाटर्स, कहाँ जा रहे हैं। ओके बड़े फनी सरनेम होते हैं। अब मुझे तो मतलब जैसे ये ड्रिंक वाटर सरनेम तो सबसे ज्यादा फनी लगा है अभी तक जितने भी सरनेम मैंने सुने हैं, इसलिए याद भी है। एक प्लेयर था, इंग्लैंड का एक प्लेयर है डैनी ड्रिंक वाटर, मतलब डैनी ड्रिंक वाटर तो इंग्लैंड फुटबॉल टीम से खेलते हैं वो, अब तो खेल नहीं रहे हैं, बीच में काफी नाम हुआ था। ओके तो अलग अलग टाइप के सरनेम है। पोप, व्हाट इज पोप, पोप इज आल्सो सरनेम। आपको लगेगा पोप मतलब जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च के जो हेड है उनको पोप बोलते हैं, बट यस देयर इज अ प्लेयर निक पोप, पोप्स कहाँ जा रहे हैं ओके तो सेम इज पोर्टलैंड, राइट। तो इट मैन्युफैक्चर, तो ऑर्डिनरी जो सीमेंट रहती है उसको आप पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हो, जो अपन डे टू डे काम में यूज करते हैं, ठीक है। अब काइमूर फैक्ट्री कहां पर है, कटनी में है। 1922 में अपन ने बानमोर फैक्ट्री जो मोरेना में चालू करी थी, ठीक, फिर 1923 में कटनी में काइमूर फैक्ट्री स्टार्ट होती है। ओके इट वाज सेटअप बाय सेम एसोसिएटेड कंपनी लिमिटेड, इसी ने जो बानमोर फैक्ट्री चालू करी थी। इट मैन्युफैक्चर पोर्टलैंड एज वेल एज पोर्सिलिन सीमेंट। अब देखो एक तो पोर्टलैंड नॉर्मली सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और जो प्रोसिलिन सीमेंट होती है ना, एक्चुअली ये प्रोसिलिन मटेरियल अपन बनाते हैं, ठीक। प्रोसिलिन मटेरियल मतलब कि आपने ये थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं होता सीमेंट जैसा, ये फ्रेजाइल मटेरियल होता है पोर्सिलिन, जिसके आप जैसे कि अलग अलग डेकोरेटिव चीजें बनाते हो इससे, पोर्सिलिन से आप, जैसे कि आपने क्या करा, जो शोपीस वगैरह रहते हैं ना, यूजुअली शोपीस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है प्रोसिलिन मटेरियल, ठीक। तो ये इतना मजबूत नहीं होता जितना सीमेंट होती है। उसके अलावा एस्बेस्टोस एंड सीमेंट शीट्स ये भी मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट कर दी काइमोर फैक्ट्री में। ये एस्बेस्टोस शीट आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी कभी कभार यूज होती है एस्बेस्टोस शीट। एक आपने देखा है सीमेंट टाइप की एक चादर रहती है घरों के बाहर जो लोग लगा देते, पहले छप्पर लगा देते लोग बाग, घर में छप्पर लगा देते थे, इस टाइप के छप्पर रहते थे ना, अपन छत पे छप्पर लगा देते थे। वो क्या थे, ब्रिक्स के बने होते थे ना वो छप्पर, ईंटों के बने, मतलब उसी लाल मिट्टी के बने होते थे, ताकि घर में पानी ना रिसा हो। उसको रिप्लेस करके लोगों ने, याद करो आप, ये इस टाइप की एक शीट, ऐसी एक शीट लगा देते हैं, ठीक। ये इस टाइप की रहती है वो, दिस इज एस्बेस्टोस शीट, जो बीच में चलने लगी थी। अब तो क्या स्टील की चादर लगा देते हैं अपन, ये थोड़ी सी सस्ती आती है एस्बेस्टोस शीट, स्टील की चादर थोड़ी सी महंगी रहती है। तो अब इसको पर ड्यूरेबिलिटी वाइज स्टील की चादर ज्यादा ड्यूरेबल होने लगी। अब अभी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ले लो, जैसे कि ऋषभ पंत ऐड नहीं कर रहा था जेएसडब्ल्यू चादर की, याद है आपको, अगर क्रिकेट विकेट देखते होगे तो बीच में, कि धूप पानी बारिश कहीं भी खराब नहीं होगी वो, तो वो इसके इसको रिप्लेस कर दिया उसने चादर ने, तो ये एस्बेस्टोस शीट थी। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो गया काइमोर फैक्ट्री में। कंक्रीट मतलब क्या होता है, कंक्रीट तो आपने एक मिक्सचर को कंक्रीट बोलते हो आप। मिक्सचर मतलब उसमें, उस मिक्सचर में आप रेत भी डालोगे, गिट्टी भी डालोगे, फिर सीमेंट डालोगे, अलग अलग उसकी भी क्या अलग अलग प्रपोर्शन में, और पानी डाल के मिक्स कर दोगे तो वो कंक्रीट आ गया, उसको बिछा दो, ठीक। फिर ये सतना सीमेंट इंडस्ट्री, ये आपने सुना होगा, सतना में आदित्य बिरला बिरला ग्रुप का सीमेंट प्लांट है सतना में, बहुत बड़ा प्लांट है सतना में। सतना एमपी में सबसे ज्यादा फेमस है फॉर नाउ अडेज सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इट इज अ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप बाय बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1959, ठीक है। तो बिरला ग्रुप का प्लांट है सतना, सतना में सीमेंट का बहुत बड़ा प्लांट है। ओके नीमच, इट सेटअप इट वाज, नीमच में भी सीमेंट फैक्ट्री है, मैहर में भी है, ठीक है, लगा ही हुआ है सतना से मैहर भी। नीमच में भी मंदसौर वाले रीजन में है। ओके उसके बाद एक और इंडस्ट्री है एमपी की फेमस, वो है डायमंड इंडस्ट्री, राइट। पूरे इंडिया में एकमात्र जगह है जहां आपको डायमंड मिलता है, वो क्या है, पन्ना डायमंड माइंस। तो पन्ना डायमंड माइंस से अपन डायमंड उठाते हैं, फिर क्या होता है, इसकी पॉलिशिंग बहुत जरूरी होती है, कटिंग पॉलिशिंग। तो
इंडिया इज अ हब फॉर दिस कटिंग एंड पॉलिशिंग। सूरत हो गया, सूरत एक बहुत बड़ा हब है, ठीक है। सूरत के अलावा राजकोट और एमपी में भी बहुत सारी जगह डायमंड की पॉलिशिंग और कटिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने रेवेन्यू के लिए, डायमंड इंडस्ट्री। ओके, अपना जो मेजर एक्सपोर्ट है वो भी आप याद करो, प्रीशियस जेमस्टोन को अपन एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी बहुत करते हैं प्रीशियस जेमस्टोन को, फिर उनकी पॉलिशिंग कटिंग करके उनको बढ़िया बना बना के अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं। एमपी है अब पन्ना डायमंड माइन, एमपी है पन्ना डायमंड माइंस, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग प्लांट इज सेटअप इन पीथमपुर बाय विजय कुमार इंटरनेशनल। तो ये देखो, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग प्लांट अपन ने पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी लगाया अभी। while most of the diamond cutting is done in Mumbai, Rajkot and other places, एमपी में भी बहुत सारी जगह हो रही है पॉलिशिंग, एक तो पीथमपुर में अपन ने लगा दिया है, ठीक है। चाइना क्ले इंडस्ट्री भी, चाइना क्ले के जैसे कप सॉसर वगैरह ये सारी चीजें बनी याद है, चीनी मिट्टी की, तो चीनी मिट्टी की इंडस्ट्री भी है इंडिया में, एमपी में, ग्वालियर जबलपुर रतलाम वाले रीजन में। ओके, ग्वालियर जबलपुर रतलाम रीजन में चाइना क्ले यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ग्वालियर जबलपुर एंड रतलाम। उसके अलावा फायर क्ले ब्रिक्स, वही ये है फायर क्ले ब्रिक्स मतलब वही ईंटें आपकी जो भट्टी में, आप आग की भट्टी में तपाने के बाद जो ईंटें बनती हैं, उसकी भी आपको याद है एमपी में काफी सारी जगह ये इंडस्ट्रीज है, फायर क्ले इंडस्ट्रीज। These bricks are manufactured in Jabalpur and Katni. Fire clay and China clay both are used in manufacturing utensils like cups, plates, tray pots, etc. And their plants are in Jabalpur. तो जबलपुर एक हब हो गया इनका, ठीक। Now copper and iron based industries. कॉपर एंड आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज का क्या खासियत है भाई? कॉपर और आयरन क्या है? दीज आर द मेटल्स, और इन मेटल से अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। मेनली इन रॉ मटेरियल का को अपन यूज कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि बीएचईएल में, बीएचईएल स्टैब्लिश हुई है, आपने पढ़ा था भोपाल में, मैन्युफैक्चर्स हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद द यूज ऑफ कॉपर, आयरन एंड अदर अलॉयज। जैसे कि आयरन, कॉपर जो वायर है, कॉपर वायर का आपको याद है, बड़ी बड़ी टरबाइंस में, बड़ी बड़ी मोटर्स में अपन कॉपर वायर को यूज करते हैं। आयरन तो एज अ रॉ मटेरियल, आयरन या स्टील तो यूज होता ही है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, बट जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, वहां भी कॉपर का बहुत सारा यूज होता है। तो बीएचईएल में काफी ज्यादा खपत होती है आयरन और कॉपर की। ओके, इट मैन्युफैक्चर्स, आपको याद है अभी, हाँ अभी आपने लेटेस्ट न्यूज में पढ़ा होगा, बीएचईएल ट्रांसफॉर्मर्स बहुत भर भर के बनाती है। अभी एक ट्रांसफॉर्मर याद है, कल परसों बीएचईएल ने रवाना किया है भूटान के लिए, पढ़ी थी ये न्यूज। तो इस टाइप से अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर के देशों को, ट्रांसफॉर्मर्स और अदर इक्विपमेंट जो बीएचईएल बनाता है। ट्रांसफॉर्मर्स, एक मूवी भी आई थी अगर आपको याद हो, ट्रांसफॉर्मर्स, 4-5 पता नहीं कितने पार्ट आ चुके हैं उसके, शुरू के 2-3 पार्ट अच्छे थे उसके, तो वो ट्रांसफॉर्मर्स अलग है। ओके, मतलब यही है कॉन्सेप्ट की जो एनर्जी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में काम करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसी वैसी कॉन्सेप्ट था उसका मूवी का भी। ओके, तो इट मैन्युफैक्चर्स वाटर वेपर टर्बाइंस, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, फिर ये ट्रांसफॉर्मर्स अभी अभी भूटान को सप्लाई करा, स्विच गियर्स एक्सेट्रा। इन द प्राइवेट सेक्टर, plants are located in Devas, Pithampur, which manufacture iron rods, iron electric wires, etc. ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी हैं एमपी में। अब आया फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर प्लांट भी इंपॉर्टेंट है भाई, फर्टिलाइजर की जरूरत तो पड़ती है, हर बार किल्लत भी आ जाती है, इनकी मिल नहीं रहा, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा है, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट भी है एमपी में। रॉक फॉस्फेट फाउंड इन झाबुआ विच एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर। उसके अलावा अपने को नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, राइट, जिससे अपन फर्टिलाइजर यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज अ वेरी वेरी हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट भर भर के सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स को। इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, दीस प्लांट्स आर लोकेटेड धर्मपुरी एंड गुना। तो ये दो जगह पे, धर्मपुरी और गुना में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। हाँ, क्या सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट, सेमीकंडक्टर अपने यहाँ बहुत कमी है, सेमीकंडक्टर्स की अपने यहाँ क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दिक्कत आती है सेमीकंडक्टर की, बिकॉज सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपने को कुछ रेयर अर्थ मेटल की जरूरत पड़ती है, और जो रेयर अर्थ मेटल है
उसका भंडार है चाइना में, भर भर के है चाइना में रेयर अर्थ मेटल्स। नाम जरूर है रेयर अर्थ मेटल, बट एक्चुअली दे आर नॉट रेयर, बट माइनेबल और कमर्शियल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भर भर के हो रहा है चाइना में। तो चाइना सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी भी चाइना ने सप्लाई रोक दिया था, चाइना में दिक्कत आ रही थी चाइनीज इकोनॉमी में। इस चक्कर में भी देखो आप सेमीकंडक्टर की बहुत किल्लत हो गई थी पूरे वर्ल्ड मार्केट में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे सीधा सीधा असर पड़ा। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है ना, जैसे जैसे आप ऑटोमेशन पे आ रहे हो, तो सेमीकंडक्टर की खपत बढ़ती जा रही है। और सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता जा रहा है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कहीं भी जहां पे भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। ठीक है। और जैसे अब जिन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी या 11th 12th में जिनका फिजिक्स मतलब मैथ्स या बायो स्ट्रीम से होंगे, जो 11th 12th या इंजीनियरिंग स्ट्रीम के होंगे, उनको पता होगा कि यार सेमीकंडक्टर्स ने क्या कर दिया है, सर्किट साइज बहुत छोटे कर दिए हैं। छोटे और छोटे छोटे होते आ रहे हैं सेमीकंडक्टर यूज के कारण। तो जो छोटे से एरिया में आप इतनी सारी चीजें डाल देते हो उसमें, जो एक इतने बड़े एरिया में भी नहीं हो पाती है। तो सेमीकंडक्टर हैज इन इमेंस एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ताइवान कंपनीज भी ताइवान से ज्यादा चाइना में है रॉ मटेरियल। क्या सेमीकंडक्टर, ये ताइवानीज कंपनीज क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल की जरूरत पड़ती है। चाइना क्या करता है, चाइना सेमीकंडक्टर भी एक्सपोर्ट करता है और उससे ज्यादा रॉ मटेरियल्स भी एक्सपोर्ट करता है चाइना। ओके। तो इवन एमपी में भी, वो एमपी कह रहा हूँ, इवन इंडिया में भी बनते हैं सेमीकंडक्टर्स। उस लेवल के नहीं बन पाते उस जितना प्रोडक्शन चाहिए, बट वेस्ट भी मैन्युफैक्चर। ताइवान हो गया एक आपका, साउथ साउथ कोरिया तरफ ये भी बना रहे हैं काफी सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। To encourage, India has put its emphasis on PLI schemes, production linked incentive schemes for to encourage manufacture of semiconductor production. Yes, we are encouraging. Actually, ये देखो, एक ये सेमीकंडक्टर ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अगर रॉ मटेरियल मिलता है तो यस वी कैन मेक सेमीकंडक्टर। और आप ये देखो ना, सेमीकंडक्टर का अगर आपको एग्जांपल ही लेना है तो आप ये देखो सोलर सेल्स भी क्या है। सोलर सेल भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर ही तो है। सोलर पैनल्स, दे आर सेमीकंडक्टर। अब भाई सोलर पैनल भी आप देखो इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं अपन को, इतना कम प्रोडक्शन है, जो हमारी डिमांड है, खपत है, वही पूरी नहीं हो पाती सोलर सेल से। तो यहाँ पर ही पीएलआई स्कीम का यूज करिए गवर्नमेंट, ताकि भाई बढ़े सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। और मेजर तो फोकस इसी में है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी अपने को सोलर सेल्स बढ़ाने में। ठीक है। पीएलआई आगे देखो तो यस, देखो मैंने क्या बोला, चाइना हैज अबंड, मैंने ये थोड़ी बोला चाइना हैज अबंडेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मैंने क्या बोला, चाइना हैज अबंडेंस ऑफ रेयर अर्थ मेटल। ये बोला था ना। रेयर अर्थ मेटल का मेजर सोर्स है चाइना, वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है। और चाइना ने प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर की किल्लत इसीलिए आ गई थी बिकॉज चाइना का प्रोडक्शन रुक गया था रेयर अर्थ मेटल का। तो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो बनाओगे कैसे आप। ठीक है। और हाँ, अब जैसे अपने यहाँ भी एप्पल वेप्पल वगैरह ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही, सब में सेमीकंडक्टर सर्किट बोर्ड ही लग रहा है। अब ये लोग यही तो करते हैं भाई, ये आउटसोर्सिंग, मतलब ये जो मंगा रहे हैं ये सब इधर ही से मंगा रहे हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज से ही सब ये सब अपना इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं अपने इन सब की, जो चिपसेट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ कोल बेस्ड इंडस्ट्री पे। कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, देयर आर मेनी थर्मल पावर प्लांट सेटअप बाय एनटीपीसी एंड एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नाम सुना ही होगा आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, and MP Electricity Board. They had many thermal power plant. They use coal as a major fuel. ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, उसको बाकी आप ज्योग्राफी में देखना इसको और डिटेल में। इसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में। एमपी प्रोड्यूसेस बोथ फूड ग्रेन्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन सच इंडस्ट्रीज। और इसी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा पुश दे रही है गवर्नमेंट, यू नो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। The industries based on these are developed in different part of the state. जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा आपको पता है हालत खराब रहती है शुगर इंडस्ट्रीज की इस समय, क्योंकि टाइम पे अपन उनको पैसा नहीं भेज पाती गवर्नमेंट।
ये एक इशू आ रहा था। मेजर प्लांट्स आर इन भोपाल, आर भोपाल शुगर मिल्स, जो कि सीहोर में है। ठीक, भोपाल शुगर मिल्स सीहोर, जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड, दलोदा डिस्ट्रिक्ट मंदसौर। तो दीज आर दी मेजर शुगर इंडस्ट्री। सेठ गोविंदास शुगर मिल्स महिदपुर डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। ठीक है, जौरा शुगर मिल्स जौरा। तो ये अपनी कुछ मेजर शुगर मिल्स हैं जहां से आप शक्कर लेते हो। ओके, total 27 sugar plants are there in MP state, including 3 in cooperative sector. The first sugar mill was established in 1934 at Jawhara in Ratlam district. तो पहली शुगर मिल कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? 1934 में, जौहरा इन रतलाम डिस्ट्रिक्ट। नाउ राइस मिल, एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है राइस मिल। मोस्ट ऑफ द राइस मिल्स आर इन छत्तीसगढ़, बिकॉज जो राइस प्रोडक्शन एरिया है वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। तो राइस प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहीं राइस मिल ज्यादा सेटअप रहेंगी। बट एमपी में भी है कुछ कुछ, सम आर वर्किंग इन इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड रीवा एरियाज में देयर आर सम राइस मिल्स। और छोटी छोटी जो राइस मिल्स हैं, छोटी छोटी राइस मिल्स तो आपको बहुत सारी जगह ऐसे छुटपुट मिली जाएंगी, ये बड़ी बड़ी राइस मिल है। तो ये देखो एक कुछ फैक्ट है आपके लिए कि फर्स्ट शुगर मिल एमपी में कहां पे एस्टेब्लिश हुई थी? जौहरा में इन रतलाम इन 1934। फर्स्ट कॉटन मिल एमपी में कब लगी थी और कहां पर लगी थी? लो, योर होम टाउन इशरत, बुरहानपुर में पहली कॉटन मिल। ठीक है, इन 1906। फर्स्ट सीमेंट प्लांट बानमोर मुरैना इन 1922-23। एंड फर्स्ट पेपर मिल ये इन नेपानगर बुरहानपुर। तो दो चीजें हैं, कॉटन मिल और पेपर मिल बुरहानपुर में, एक 1906 में और एक 1948 में। ओके, ताप्ती मिल है इसका नाम, फर्स्ट कॉटन मिल का। ठीक है, आ जाओ। पल्स मिल्स भी हैं कुछ कुछ पल्स मिल्स, जैसे कि इंदौर, उज्जैन, सागर आर दी मेन सिटीज हैविंग पल्स मिल। सागर में भी काफी सारी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर तो सागर में है पल्स मिल काफी सारी। ओके, वेजिटेबल घी, ओके गुड। नेपानगर न्यूज मिल देखिए, बढ़िया है। एक बार आप सिक्योरिटी पेपर मिल जाके देखना अगर अलाउ करे तो। ठीक, होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल। दो पेपर मिल एमपी में इंपॉर्टेंट है, एक तो नेपानगर ये वाली, और एक सिक्योरिटी पेपर मिल, जहां पर आपके जो नोट छपते हैं ना, नोट जो आप नोट यूज करते हो 100, 200, 500 इस टाइप के जो नोट्स हैं, उनका जो कागज है वो सिक्योरिटी मिल इन होशंगाबाद वहां पे छपता है। अब ये देखो वेजिटेबल घी प्लांट्स आर इन गंजबासौदा। ओके, 649। हाँ, ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन। चांदनी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो नेपा मिल्स जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। नेपा चांदनी थर्मल पावर प्लांट है, इंपॉर्टेंट है। चांदनी थर्मल पावर प्लांट से ये जो नेपा नगर में जो पेपर पेपर मिल है वह उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ओके, वेजिटेबल घी प्लांट्स आर इन गंज बहौदा, विदिशा, जबलपुर, ग्वालियर एंड इंदौर। ठीक, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं आज, यार आज टाइम हो गया है, अपन इसको कल कंटिन्यू करके कल खत्म करते हैं वाला टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है एक, मुझे आपको कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना है अभी सेकेंडरी सेक्टर में, और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, दो चार स्लाइड्स ही रह गई हैं, अब ज्यादा नहीं रह गई हैं। इसको कल खत्म करके अपन कल टर्सरी सेक्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में भी आपको काम काम की चीजें कल पढ़ाता हूँ। आज बहुत हो गया, आज यहीं खत्म करते हैं। ओके, तो कल इस टाइम पे मिलते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कल मिलते हैं अपन, है ना? आज खत्म करते हैं क्लास। ओके, बाय बाय।